आज सारिका बहुत उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बिखरते घर को कैसे संभाले। चाय का कप लेकर बालकनी में खड़ी हो गई और अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। उसका विवाहित जीवन बहुत खुशमय बीत रहा था। विशाल उसका पति एक खुशमिजाज व्यक्ति था। वह दो प्यारे प्यारे बेटों की माँ थी सारिका। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर कहते हैं ना, खुशियों को ग्रहण लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही सारिका के साथ हुआ। अचानक एक दिन विशाल दफ्तर से आकर गुमसुम बैठ गया तो सारिका ने पूछा, क्या हुआ विशाल, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? दफ्तर में कर्मचारियों की छटनी हो रही है सारिका, और उसमें मेरा नाम भी शामिल है। विशाल ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो इतने पुराने और परिश्रमी कर्मचारी हो दफ्तर के। सारिका गुस्से में बोली। सारिका, यह प्राइवेट नौकरी है और यहाँ सब हो सकता है, और तुम्हें आजकल के दफ्तरों में होने वाली राजनीति के बारे में पता नहीं शायद, विशाल ने उत्तर दिया। और सच में 3 महीने का नोटिस देकर विशाल और अनेक कर्मचारियों को मंदी के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें सिर्फ एक ही सदस्य कमाता हो, उसकी रोजी रोटी छिन जाने की पीड़ा एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। उम्र के इस दौर में जहाँ विशाल 40 वर्ष को पार कर चुका था, अनुभव होने के बावजूद उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। उसे पूरे 2 महीने भटकने के बाद भी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लगी और हताशा ही हाथ लगी। आखिर हार कर सारिका ने विशाल को सुझाव दिया कि कोई छोटा मोटा अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। स्वयं भी कहाँ अधिक पढ़ी लिखी थी सारिका। हंसते खेलते परिवार को न जाने कैसे ग्रहण लग गया कि वह हर समय विशाल छोटी छोटी बातों पर झुंझलाता या चिल्लाता रहता। सुनो जी, अपने मोहल्ले की मार्केट में एक दुकान किराए पर लेकर उसमें बच्चों के खिलौने और महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का सामान बेचना शुरू करते हैं हम लोग। इसमें यदि कमाई शुरू हुई तो फिर कुछ आगे बढ़ाने की सोचेंगे, सारिका ने सुझाव दिया। ना चाहते हुए भी विशाल को सारिका की बात माननी पड़ी। 2 माह हो चुके थे दुकान खोले, पर विशाल तो और चिड़चिड़ा हो गया था। दोपहर को नौकर राजू विशाल का खाना लेने आया तो उसने सारिका को बताया, अभी फिर एक ग्राहक औरत से साहब ने दुकान में लड़ाई की है और वह बिना सामान लिए ही चली गई। यह सुनकर सारिका परेशान हो गई। कहते हैं ना, औलाद चाहे कितनी भी दूर हो, परंतु माँ को उसके दुख मन की था दूर बैठे बैठे ही हो जाती है। अभी अपने ख्यालों में सारिका डूबी हुई थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। देखा तो उसकी माँ सरोज का फोन था। आवाज़ सुनते ही सारिका का रोना निकल गया। बहुत दिनों से तू आई नहीं है सारिका, कुछ देर के लिए मेरे से मिलने आ जा, फिर माँ बेटी खूब बातें करेंगे। सरोज की बात सुनकर सारिका का भी मन माँ से मिलने को हो गया। वह झटपट माँ से मिलने के लिए निकल गई। मायके पहुँचते ही माँ की गोद में सिर रखकर फपक कर रो पड़ी। घर पर सिर्फ माँ और भतीजा था। भाई भाभी तो अपने काम पर गए हुए थे। अनुभवी माँ ने भी बेटी को जी भरकर रोने दिया। जानती थी कि ऐसा ही उनकी बेटी यूँ अचानक उससे मिलने नहीं आई होगी। 10 मिनट के बाद सरोज बोली, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? माँ, पता नहीं विशाल को क्या हो गया है। हरदम खिलखिलाने वाला विशाल एकदम गुस्सैल व्यक्ति में तब्दील हो गया है। आपको पता है कि दुकान पर ग्राहकों से भी गुस्से से बात करता है। अब ग्राहक चीज़ खरीदने आएंगे तो वे 2-4 तरह की चीज़ें देखेंगे और तभी खरीदेंगे ना, और पसंद ना आने पर कितनी बार बिना खरीदे हुए भी जाएंगे। हम भी तो एक बार में चीज़ पसंद नहीं कर लेते ना। परंतु विशाल तो ग्राहकों को ही भला बुरा बोलने लगता है। भला दूसरी बार ग्राहक ऐसी दुकान पर सामान लेने क्यों आएंगे? फिर जहाँ उनका अपमान वहाँ क्यों आने लगे? सारिका ने सुबकते हुए कहा। तुमने भी तो दुकान पर जाना शुरू किया था, उसका क्या हुआ? सरोज ने पूछा। कुछ दिन मुझको लेकर गए थे दुकान पर, फिर पता नहीं अचानक कहने लगे कि मैं अभी तुम्हें बैठा कर खिला सकता हूँ, और दुकान पर एक नौकर रख लिया तथा मेरा दुकान पर जाना लगभग बंद कर दिया। अब बताओ माँ, आगे ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता, नौकर का खर्चा भी सिर पर बांध लिया है। उस पर घर में रोज का कहला क्लेश। सारिका बोली। माँ ने समझाया, देख बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। सबसे पहले तो इस उम्र में नौकरी चले जाने से विशाल के अहम को बड़ी ठेस पहुंची है। माना कि उसका इसमें कोई गलती नहीं थी, परंतु वह कहीं ना कहीं इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। वैसे भी पुरुष को अपनी हार स्वीकार नहीं होती। दूसरा, तेरा पैसा कमाने में सहायता करना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ वह दफ्तर में फाइलों में उलझे रहने वाला व्यक्ति, और कहाँ उसे ऐसे महिलाओं और बच्चों का सामान दिखाकर पैसा कमाना पड़ रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। सो
सबसे पहले तो आज जाकर प्यार से उसे समझ कि इस मुसीबत की घड़ी में तू उसके साथ है। इतने वर्ष उसने तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, सो अब तू भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। अगर हो सके तो अपनी भाभी का उदाहरण दे देना। दूसरी बात, एक ही दिन में चीज़ ठीक नहीं होगी। विशाल के मन की कड़वाहट को मिठास में बदलने में समय लगेगा। बेटा, अगर विशाल आजकल सुई की तरह दूसरों को चुभने लगा है तो तू धागा बन जा। अर्थात अकेली सुई की फितरत चुभने की होती है, परंतु धागे का साथ मिलते ही सुई की फितरत बदलने लगती है। दुकान पर ग्राहकों को सामान तू दिखा और पैसों के काउंटर पर विशाल को बैठा। तू प्रेम रूपी धागे से ग्राहकों को सामान बेच और विशाल ग्राहकों से मोल भाव करके पैसों का आदान प्रदान करे। साथ ही साथ उसकी नौकरी ढूंढने के लिए भी उसे प्रेरित करती रहा। देखना, जब तेरा प्यार भरा साथ होगा तो विशाल अधिक दिन तक निराश नहीं रह पाएगा और हमें हमारा पुराना विशाल वापस मिल ही जाएगा। हर इंसान के वैवाहिक जीवन में कुछ कठिन दौर आते हैं, पर यदि घर की औरत समझदारी से काम ले तो वह कठिन समय भी गुजर जाता है। समझते हुए सरोज ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फिराया। अब सारिका के मुख से दुख के बादल छट गए थे। अरे कहाँ चल दी? सरोज ने अचानक खड़ी होती सारिका से पूछा। इससे पहले मेरी सुई किसी और को चुभे माँ, उसका धागा बनकर अपने सपनों को बुनने। सारिका मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लगकर बोली और चली गई। आज उसके कदमों में एक नया उल्लास था। उसे उसकी माँ ने एक मूल मंत्र जो दिया था और उसको विश्वास था कि इस मूल मंत्र के साथ वह अपने पुराने विशाल को अवश्य पुनः प्राप्त कर लेगी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? रात को खाने के बाद विशाल ने पूछा। आज माँ से मिलने गई थी दोपहर को। बहुत दिनों बाद माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा विशाल, सारिका ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मुझसे बिना पूछे तुम माँ से मिलने चली गई? अब तो नौकरी के बाद मेरी कोई कदर ही नहीं रह गई है इस घर में, विशाल झल्लाया। यह क्या हर रोज एक ही जुमला कसते रहते हो विशाल? पहले भी तो माँ से मिलने चली जाती थी ना, तो आज क्या हुआ? और हाँ, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर चलूंगी। पहले भी तुमने कभी मुझे नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी और अब तो अपना काम है और तुम्हारे साथ दुकान में बैठने में भी क्या हर्ज है। राजू को हम लोग काम से हटा देंगे, फालतू के खर्चे अभी नहीं पालने हमें। आज सारिका की आवाज़ में एक दृढ़ विश्वास था। कसमक सा कर रह गया विशाल, कुछ बोला नहीं। अगले दिन से सारिका ने भी दुकान पर जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन में ही विशाल ने देखा कि सारिका के प्रेम और कुशलतापूर्वक व्यवहार से दुकान की बिक्री में अधिक वृद्धि हो रही है और ग्राहक एक सामान लेने आता है, परंतु सारिका बड़ी चतुराई से दूसरे सामान की भी ऐसी प्रशंसा करती है कि ग्राहक उस सामान को भी लेने को ललचा जाता है। देख रहा हूँ आजकल दुकान पर बहुत सज संवर कर आने लगी हो सारिका। फिर से विशाल का पौरुष उछाल मारने लगा। अपनी ही दुकान का सामान पहनकर खड़ी होती हूँ ना विशाल, तो तुमने देखा नहीं कि कल एक महिला ग्राहक ने मेरी पहनी बालियाँ देखकर खरीद भी ली। इससे एक तो दुकान की बिक्री बढ़ती है और दूसरा अपनी दुकान पर सज संवर कर भी न बैठूं क्या? तुम्हारे दफ्तर में क्या औरतें यूं ही उठकर चली आती थी? सारिका के कहते ही विशाल को गुस्सा चढ़ाया। बहुत तेज गुस्से में बोला, आजकल देख रहा हूँ तुम्हारी जबान भी बहुत चलने लगी है। औरत हो, औरत बनकर ही रहो, मर्द बनकर सिर पर नाचने की कोशिश न करो। 2-4 दिन से दुकान पर क्या आने लगी हो? सोचती हो कि सारी कमाई तुम ही कर रही हो। विशाल आवेश में बोलता चला जा रहा था। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि कब से दरवाजे पर खड़ा उनका सप्लायर आकाश विशाल की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही विशाल की निगाह उस पर पड़ी, एकदम बात पलटते हुए बोला, कितने दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हें आज फुर्सत मिली है? पता है तुम्हें कितना सामान खत्म हुआ पड़ा है दुकान में और ग्राहक लौट कर जा रहे हैं। विशाल की बात पर आकाश मौन रहा, परंतु सारिका की आंखों में आए आंसू आकाश से छिप न सके। इतने में विशाल का फ़ोन बजा, जो बच्चों के विद्यालय से था कि आज स्कूल बस नहीं आ पाएगी, सो उसे बच्चों को अचानक उनके स्कूल ले जाना पड़ा। मैडम, आप ठीक तो है ना? आकाश ने विशाल के जाते ही सारिका से पूछा। आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए धीमे से सारिका ने सिर हिलाया। तुरंत सामने की दुकान से जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया और सारिका के आगे रख दिया आकाश ने। जी मैं ठीक हूँ, आपने क्यों तकलीफ की? सारिका ने हिचकिचाहट से कहा। आप रोने में व्यस्त थी और मुझे प्यास लगी थी, सो आप तो मुझे पानी पिलाने से रहती, इसलिए मैं ले आया। और तकल्लुफ़ कैसा? दुकानदार को मैंने कह दिया है कि इसकी पेमेंट सामने खड़ी हुआ औरत में करेगी, जो फिलहाल अपनी दुकान पर रो रो कर बाहर लाने में व्यस्त है। आकाश के इस मजाक से सारिका खिलखिलाकर हंस पड़ी।
ध्यान से देखा, करीब 30 साल के आसपास की उम्र होगी आकाश की। देखने में भी अच्छा खासा था और मुख्य बात थी कि उसके बातचीत करने का लहजा। आज पहली बार मिलने से ही सारिका को लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। और फिर दुकान का सामान खरीदते खरीदते दोनों ने अपने फ़ोन नंबर आदान प्रदान कर लिए। जाते जाते आकाश मुड़ते हुए बोला, इस बार की कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से थी, परंतु हमारी कॉफ़ी आप पर उधार है। सो जब कभी दिल करे एक फ़ोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। और हाँ, इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और ऐसे व्यक्ति के कारण आंसू बहाना जिसको औरतों की इज्जत करना ना आता हो, वो बिल्कुल उचित नहीं। मुझे नहीं मालूम आप ऐसे इंसान के साथ इतने बरसों से कैसे रह रही हैं। आकाश के ये शब्द सारिका के दिल में बस गए। कितने बरसों बाद अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनी थी उसने। उसे याद ही नहीं था कि कब विशाल ने उसके साथ आखिरी बार प्यार से बात की थी। सच, एक औरत यही तो चाहती है, अपने पति से स्नेह भरे शब्द और सम्मान। पूरी रात सारिका के जेहन में आकाश घूमता रहा। धीरे धीरे दोनों की घनिष्ठता बढ़ती चली गई। स्नेह को तरसी सारिका को आकाश की दोस्ती रास आने लगी। तुम क्यों होलसेल मार्केट जा रही हो अकेले? यहाँ दुकान पर भी सप्लायर को बुला लेते हैं, विशाल ने एक दिन कहा। सारिका में आए परिवर्तन को वह भी देख रहा था। काफी खुश रहने लगी थी आजकल, और विशाल की कही बातों का अब उस पर असर भी नहीं होता था। कसूर सारिका का नहीं था। जब पुरुष बेवजह के बंधन बांधने लगे, बात बात पर घर की स्त्री का तिरस्कार करने लगे, तो औरत के कदम किसी और दिशा का रुख कर ही लेते हैं। दुकान पर सप्लायर सिर्फ गिना चुना सामान ही दिखाते हैं, और होलसेल मार्केट में मैं स्वयं अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों की पसंद के अनुरूप सामान खरीद सकती हूँ। सौंदर्य प्रसाधनों की तुम्हें क्या पहचान और समझ, सो मेरा जाना जरूरी है। और हाँ, आने वाले ग्राहकों से प्यार से बात करना, नहीं तो वो कोई बिक्री नहीं होगी आज। कहते हुए सारिका पर्स उठाकर चली गई। विशाल ने गौर किया, सारिका की न केवल उससे सस्ता सामान लाती है, बल्कि अधिकतर सप्लायर उसे अधिक समय तक उधारी भी देने को तैयार थे, जबकि विशाल की आए दिन उनके साथ बहस होती रहती थी। यदि कुछ देर के लिए सारिका दुकान पर न होती तो ग्राहक बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट जाते थे। धीरे दुकान के कार्यों पर विशाल की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। बाहर के सारे कार्य सारिका ने ही संभाला हुआ था। विशाल की भूमिका अब दुकान पर नगण्य होती जा रही थी। विशाल भीतर ही भीतर सुलगता जा रहा था। सबसे अधिक तकलीफ तो उसे उस दिन हुई जब विशाल के मना करने के बावजूद सारिका ने बेटी को पैसे देकर उसे स्कूल ट्रिप पर भेज दिया। उसे जैसे अहम में डूबे हुए इंसान के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि घर के फैसले, खासतौर पर बच्चों के भविष्य के लिए, एक माँ भी निर्णय ले सकती है। सुनो, मैं 2 दिनों के लिए मुंबई जा रही हूँ, सारिका ने कहा। मुंबई क्यों जाना और किसके साथ? आंखों में आए गुस्से को नियंत्रित करते हुए विशाल ने पूछा। सारिका ने कहा, मैंने आर्टिफिशियल आभूषणों का व्यापार शुरू करने की सोची है। आकाश वहाँ कुछ लोगों को जानता है, तो उसके साथ वहाँ से जाकर खरीद कर लाने हैं। परसों सुबह की फ्लाइट से जाएंगे और अगले दिन रात तक वापस आ जाएंगे, सारिका ने जवाब दिया। विशाल ने कहा, किसी पराये मर्द के साथ तुम्हें जाना शोभा देता है? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कमाल करते हो विशाल, तुम भी। एक तो तुम वहाँ किसी को जानते नहीं हो, जबकि आकाश की वहाँ जान पहचान है, और दूसरा यहाँ बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? यह बिजनेस टूर है, कोई घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ। आप भी तो कितने बिजनेस टूर पर जाते थे, मैंने तो हमेशा कोऑपरेट किया आपको। बच्चे और ग्राहकों से प्यार से बात करना, पता चले मेरे आने तक बच्चे नानी के घर पहुँच गए और ग्राहक किसी और दुकान के ग्राहक बन गए। चलो अब सोने दो, कल तैयारी भी करनी है और परसों सुबह मुझे निकलना है, सारिका ने मुंह फेरकर लेटते हुए कहा। अपनी ओर से विशाल ने सारिका को अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु इस बार विशाल की एक न चली। वह सारिका के इस बदले रूप से हैरान भी था और भयभीत भी। 2 दिन तक जहां सारिका आकाश के साथ मुंबई में व्यस्त थी, तो वहीं ये 2 दिन विशाल की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त थीं। अभी अभी दुकान पर एक पुरानी ग्राहक से विशाल की झड़प हो गई और गुस्से में उस महिला ने सबके सामने विशाल को कहा, भाई साहब, बुरा न मानिएगा, आपको तो गर्व होना चाहिए जो सारिका जी आपके साथ निभा रही हैं। मेरी जैसी होती तो आप जैसे कर्कश स्वभाव वाले पति से कब का तलाक ले चुकी होती। आपको तो ग्राहकों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। पता नहीं अपनी वाइफ से आप कैसे बात करते होंगे। उस महिला की बात ने विशाल को झकझोर दिया। आत्मचिंतन करने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सच ही तो था, उसके बुरे बर्ताव के कारण ही तो सब लोग उससे दूर होते जा रहे थे। बच्चे, सारिका, ग्राहक, सप्लायर, सभी।
कहीं सारिका भी तो मुझसे तलाक लेने की नहीं सोच रही? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने व्यवहार को तुरंत बदलकर अपनी सारिका के बहकते कदमों को रोक लूंगा। बस मन में यही दृढ़ निश्चय विशाल ने किया और वह आज उसे सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा और सारिका को भरपूर प्यार और सम्मान देगा। आज जीवन में प्रथम बार उसे सारिका के बजाय अपनी गलती दिखाई दी थी। होठों पर एक मुस्कुराहट लाकर अच्छे मन से विशाल सारिका के वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि वह अपनी खोई हुई खुशियां वापस ला सके। उधर जब सारिका मुंबई से वापस आई तो उसके साथ उसकी दोस्त रूपाली भी थी, जो उसके साथ यहीं से मुंबई गई थी। रूपाली को आया देख विशाल चौंक गया, लेकिन सारिका ने विशाल को कहा, विशाल तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ, इसलिए मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। विशाल ने भी आगे बढ़कर सारिका से माफ़ी मांगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।